नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे जहां पे देहरादून में क्या कुछ कह रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, आपको सुनाते हैं। जल जीवन मिशन से जुड़े हुए जिले के सभी अधिकारियों को, पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। मुझे बताया गया कि राज्य स्तरीय ओपन महिला फुटबॉल प्रतियोगिता एवं खेल महाकुंभ में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्तरकाशी की टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आज इस कार्यक्रम में विभिन्न महिला समूह द्वारा जो अनेकों स्टॉल लगाए गए थे, जहाँ एक जगह मुझे बचपन में उखल में लेकिन बचपन में उखल से धान कूटने का, अन्य जो हमारे उत्पाद होते हैं उनको कूटने का बचपन में मैंने प्रैक्टिस किया देखा था। तो बहुत लोगों ने क्या हो रहा है, बहुत लोगों ने क्या हो रहा है, मैं भी मुझे लग रहा था कि जो लोग मुझसे कह रहे थे उनको लग रहा था कि हो सकता है प्रैक्टिस करो पहली बार, लेकिन मैंने थोड़ी ही देर में मैं समझ गया जब घर से हमारी बहन वो भी पूरी की घर से नहीं पूछ रहा था, एक गली में वोट डालने की दूसरों को एक बार मैं डाल रहा था। तो मुझे अपने बचपन की दिनों की भी याद ताजा हो गई। और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए आत्मनिर्भरता का जो मंत्र है उसको धरातल पर उतारने का काम यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। हमारी मातृशक्ति की प्रतिभा एवं कौशल से सभी को परिचित कराने का कार्य भी हो रहा है। हम उत्तराखंड राज्य के निर्माण में जो हमारे माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा संघर्ष है, उत्तराखंड राज्य अगर हमको प्राप्त हुआ है तो कोई इस बात को भुला नहीं सकता कि उसमें मातृशक्ति का योगदान सर्वाधिक रहा है। उन्होंने जो संघर्ष किया है, चाहे वो खटीमा का गोलीकांड हो, चाहे वो मसूरी का गोलीकांड हो, या मुजफ्फरनगर रामपुर का भीषण वो कांड हो, वो हमेशा हमारे जीवन में रहेगा। इस संघर्ष के साथ ही साथ अभी हम सबके सामने हमारे राज्य के श्री राम मंदिर के लिए हमारी माताओं बहनों ने बड़ा संघर्ष किया था और आप सबकी मनोकामना 22 जनवरी को पूरे होने जा रही है, जिस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों श्री राम मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे हैं। और जो वर्षों का 500 वर्षों से भी अधिक का जो हमारी प्रतीक्षा थी, हमारा इंतजार था, वो समाप्त हुआ है। आज केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी राज्य सरकार सभी जो भारतवर्ष के सनातन स्वरूप को बनाए रखने के लिए उसको कायम रखने का हमने संकल्प किया है। आपने देखा होगा पिछले दिनों बड़े पैमाने पर हमने अतिक्रमण हटाया है और यह अतिक्रमण नहीं हटाया बल्कि तमाम समय से जो देवभूमि के मूल स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास हुआ था उसको ठीक करने की दिशा में हमने प्रयास प्रारंभ किया है। ये प्रयास हमारा रुकने का नहीं है, देवभूमि का मूल स्वरूप बनाया जाना चाहिए। ये केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं कि जो देवभूमि का मूल स्वरूप है वो बना रहना चाहिए। आपको बचने देते हैं, आपके आशीर्वाद से हम उत्तराखंड को जो हमारा देव स्वरूप है, हमारा जो सनातन स्वरूप है, उसको किसी कीमत पर हम बिगड़ने नहीं देंगे। उस स्वरूप को बनाए रखना हमारा संकल्प है। आज हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम बदलते हुए भारत में देश की माताओं बहनों के लिए जो अनेक अवसर है, अनगिनत अवसर है, उनको मैं शब्दों में व्यक्त करूं तो बहुत बड़ा समय हो जाएगा। अनेकों अवसर आ रहे हैं आज गाँव में हमारी मातृशक्ति के लिए, जहाँ घर बने, प्रधानमंत्री आवास बने, शौचालय बने, गैस के लिए बिजली पानी जैसी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से जोड़ने का काम हो रहा है। बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, दूसरी आवश्यक जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। आज देश भर में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर यहाँ पे देखा था बहुत सारी माताएं बहनें अनेक स्वयं सहायता समूह का संचालन कर रही हैं और आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में हमारी तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को उत्तरकाशी से सुन रहे थे आप कि किस तरीके से तरक्की उत्तराखंड कर रहा है और इसी तरीके से आगे युवाओं को भी ले जाना है। तो
तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के वेतन के नाम पर हुए फर्जीवाड़े में अब जांचों का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि भौतिक सत्यापन के साथ ही अब प्रशासक जिलाधिकारी सोनिका ने 5 वर्षों से कार्यरत प्रत्येक सफाई कर्मचारी का ब्यौरा मांगा है, जिसके बाद राजनीति भी तेज हो गई है। दोनों पार्टी जांच कर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। साथ ही देहरादून के पूर्व मेयर विनोद चमोली ने भी पूर्व में भी ये गड़बड़ी होने की जानकारी मिली थी, जिसमें करीब 60 लाख का घोटाला सामने आया था, लेकिन जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन एक बार फिर भर्तियों में घोटाला सामने आया। पूर्व मेयर ने कहा कि अगर स्वच्छता समितियों में हुए घोटालों की जांच होती है तो इसमें कई अधिकारियों, पार्षदों और कोषाध्यक्ष की संलिप्ति आएगी, जिसके बाद अब कर्मचारियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार और नगर निगम को लिप्त बताया और जल्द जांच करके उचित कार्रवाई करने की मांग की है। निश्चित तौर पर जांच का विषय है। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं कि ध्यान में है। मेरे कार्यकाल में जब मैं वहां पर एज ए मेयर गया था, उस समय स्वच्छता समितियों को लेकर मैंने एक जांच बिठाई थी और उस समय 60 लाख से अधिक का घोटाला उसमें निकला था। बाद में शासन को भेजा था, शासन में उसमें निर्णय नहीं हो पाए, लेकिन कोई ना कोई झोल रहता है और उसी के कारण मैंने एक व्यवस्था बनाई थी। मैंने जो समितियों का पैसा, जो स्वच्छता कर्मियों का पैसा समितियों के माध्यम से जाता था, मैंने बैंक में सबके अकाउंट खुलवाया और बैंक के माध्यम से ही सबको डायरेक्ट भुगतान की व्यवस्था बनाई थी। अब वो व्यवस्था मेरे आने के बाद फिर ध्वस्त कर दी गई और जो नए लोग स्वच्छता समितियों में लगाए उनको डायरेक्ट पैसा जाने लगा, तो उसके कारण ये सब दिक्कतें खड़ी हुई है। तो निश्चित तौर पर जांच का विषय, अगर कहीं कोई कमी निकलती है तो अधिकारी दंडित होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। कैसा चाल चरित्र, चेहरा और कैसी संस्कृति है। जहां जहां इसके लोग बैठे वहां वहां फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। प्रतिदिन लाखों का और अभी तक करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। जब से प्रशासनिक अमला वहां बैठा है, नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हुआ है, तब से कोई दिन ऐसा नहीं बीता है जब समाचार पत्रों में नगर निगम देहरादून के फर्जीवाड़े और वहां जो लोग हाजिर नहीं हैं उनकी अटेंडेंस लगाई जा रही है, वहाँ किस तरह से पैसों की बंदरबांट हुई है, वहाँ किस तरह से मशीन खरीद में घोटाले हुए हैं। ऐसे लाखों के घोटाले प्रतिदिन के हिसाब से, और अभी तक लगभग 1 महीना बीत गया है। 1 महीने में तो करोड़ों के घोटाले वहाँ सामने आए हैं और अब समझ में आ रहा है कि महापौर सुनील उनियाल गामा के 5 साल के अंदर जो संपत्ति है वो 20 गुना कैसे बढ़ी। देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं तुषार। ये दिन पर दिन ये जो निकल के सामने आ रहे हैं, चौंकाने वाला भी है। किसकी क्या गलती है और आगे चल के क्या है, इसमें जांच कब तक पूरी हो जाएगी? देखिए, नगर निगम की बात की जाए तो एक घोटाला सामने आया है जिसमें जो नियुक्तियां हैं उसमें फर्जीवाड़ा पाया गया है और ये भारी मात्रा में पाया गया है। अगर देहरादून की बात की जाए तो 100 वार्ड है उसमें और 200 समितियां ये बनाई गई थी स्वच्छता को लेकर, जिसमें अगर हर वार्ड की बात की जाए तो उसमें करीब 8 से 10 कर्मचारी रखे गए थे। और इसमें ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कई लोगों द्वारा कि जो लोग रखे गए थे वो चहीते रखे गए थे, पार्षदों और साथ साथ सुपरवाइज़र और जितने भी आला अधिकारी हैं नगर निगम में। और इसी के तहत इस बार फिर इसमें फर्जीवाड़ा आया है। और इससे पहले भी जिस तरह से जो पूर्व मेयर है वो इस पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे समय पे भी जो स्वच्छता जो समितियां हैं उस पर बड़ा घोटाला सामने आया था भर्तियों को लेकर, और उसमें भी करीब 60 लाख रुपए का जो घोटाला था वो सामने आया था, जिसमें जांच तो ऊपर तक गई थी लेकिन उसके बाद कार्रवाई देखने को नहीं मिली। लेकिन फिर एक बार ये जो भर्तियों को लेकर एक बार फिर घोटाले में आया है। और अगर बात की जाए इनकी सैलरी की तो 15,000 रुपये हर जो कर्मचारी है उसे दिए जा रहे थे। और ये सीधा कहा जा सकता है जो नगर निगम कोषाध्यक्ष वहाँ से सीधा पैसा इनकी जो अकाउंट्स है उसमें जा रहा था। और कुछ लोगों ने जो कहा जा सकता है कि जो पार्षद थे और साथ साथ जो अधिकारी थे उन्होंने जो कर्मचारी अपने नीचे रखे हुए थे, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें 3 या 4,000 रुपये दिए जा रहे थे। तो जिसके बाद अब जो अधिकारी है, डीएम है, उन्होंने जाँच के आदेश दे दिए हैं और जो MNA है वो इसमें जाँच कर रहे हैं। और साथ साथ उनका सत्यापन किया जा रहा है। जितने भी कर्मचारी उसमें थे करीब 200
200 से 250 ये कर्मचारी थे और इनका अब सत्यापन किया जाएगा और साथ साथ जो घोटाले की कहा जा सकता है कि इसकी जांच है फिर आगे बढ़ाई जाएगी। और अभी तक अब मैं बात करूं तो 85 वार्ड्स का जो जांच है वो पूरी हो चुकी है और कभी भी जो 15 और वार्ड्स है उनकी जांच की जाएगी और जिसके बाद जो सत्यापन है वो सामने आएगा और कहा जा सकता है कि एक बड़ी खुलासा इससे होगा और लाखों रुपए का घोटाला इसमें सामने आएगा और कई अधिकारी, पार्षद, कोषाध्यक्ष या जितने भी नगर निगम से जुड़े हुए हैं उन पर सीधा आरोप इसमें लग सकता है। जी, तो ये मामला उजागर कैसे हुआ, पहली चीज, और दूसरी चीज ये जांच कब तक पूरी हो जाएगी? कमेटी क्या गठित कर दी गई है, कितना और वक्त? देखिए, डीएम की बात की जाए तो डीएम ने एमएनए को पूरी जांच का अभी जो भार है वो दिया है और उसमें कहा जा सकता है कि एक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है जो पूरे जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे और उसी के तहत 85% अगर अब बात की जाए तो काम हो चुका है और 15% इसमें काम बचा है। अभी सत्यापन चल रहा है, उसके बाद देखा जाएगा कि कितने लोग इसमें काम कर रहे थे। और ये भी सूत्रों के अनुसार ये खबर आ रही है कि जितने कर्मचारी थे वो पार्षदों के करीबी थे, अधिकारियों के करीबी थे और लेकिन जैसे ही जो नगर निगम का जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया था तो उसके पहले जो ये कर्मचारी है उनके नाम भी बदले गए। फिलहाल ये सूत्रों के अनुसार है, लेकिन जो जांच है एमएनए ने की है और इससे पहले जो है सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। अगर कर्मचारियों के जो सत्यापन में कुछ गड़बड़ी आएगी तो उसके बाद अधिकारियों और साथ साथ कहा जा सकता है पार्षदों से भी जो पूछताछ है वो की जाएगी। जी, ठीक है तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर पौड़ी से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सड़क पर फेंके गए कूड़े और कूड़े से मरे गौवंश मामले में अब संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि नगर पंचायत सतपुली की ईओ को इस मामले में रिपोर्ट देने की बात कही है, जिससे कि आने वाले समय में ये दोबारा ना हो। आपको बता दें कि नगर पंचायत सतपुली कार्यालय के पास कूड़े का अंबार लगा हुआ है और इसी कूड़े के अंबार में आवारा जानवर भी मरे हुए हैं, जिसकी दुर्गंध से आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही है। वहीं सतपुतली कार्यालय के समीप ही राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय भी मौजूद है। तो वहीं नदी के ही ऊपर कूड़ा डाले जाने को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। फिलहाल मामला जिलाधिकारी के पास पहुंच गया है और जिलाधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। सर, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। और ये सहायक गंगा की सहायक नदी है। इसमें इस प्रकार से मवेशियों का मरना, कुत्ते नूच के खा रहे हैं। या अभी मैं तहसील से आ रहा था तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे इसी स्थिति बनी और कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये सहायक नदी है, ये एनजीटी की बड़ी अनियमितताओं के उसमें आता है, तो गलत है। वैसे ये सफाई होनी चाहिए यहाँ पे, ये कई दिनों से ऐसी चली आ रही है। लगभग जहाँ पे ये कूड़ा फेंका जा रहा है उसके ठीक बगल में स्कूल भी है। बच्चों को किस तरह की दिक्कतें आ रही है? बहुत दिक्कत सर। यहाँ पे ये तो कन्या विद्यालय है, वो स्वयं इनका नगर पंचायत का कार्यालय है। जब इतने नज़दीक में इतनी बड़ी वो है तो बताओ आगे क्या कनेक्शन होगी। हमारी जो यहाँ पर भूमि हमारे यहाँ पर चिन्हित की जा चुकी है, क्योंकि हमें भारत सरकार से इसमें सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि अभी विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। इसके कारण हमारा यहाँ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड यहाँ पर बन नहीं पा रहा है। जैसे हमें विधिवत स्वीकृति प्राप्त होती है हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड यहाँ पर बना दिया जाएगा। और मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं, जिसके चलते उत्तराखंड में बारिश के साथ अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। साथ ही ज्यादा जानकारी देते हुए मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि 9 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। वहीं 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज होने का अनुमान है। इस दौरान मौसम विभाग के मुताबिक बीते कई दिनों से हरिद्वार और उधम नगर में छाए घने कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल 8 तारीख आज आपकी जनवरी की हो गई है ये, और अभी तक तो देखिए एक्टिविटी मिले नहीं, चाहे पोस्ट मानसून सीजन था या जनवरी के भी ये पहला वीक निकल गया है। और जैसे पहले बोला था कि 9 को लग रहा था कि एक सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक शायद आ सकता है, परंतु अब जो चीज़ें दिख रही है उसमें थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं है, एक्टिविटी कमी रहने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, तो इनमें तो कुछ जगहों में स्कैटर्ड एक्टिविटी, कुछ जगहों में आप ये कह सकते हैं हल्की बारिश या बर्फबारी है वो मिल जाएगी। जहाँ तक बर्फबारी हो 3000 मीटर या उससे ऊपर के क्षेत्रों में। लेकिन अन्य डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो थोड़ा बहुत थंडर एक्टिविटी और हल्की बारिश है, बहुत हल्की बारिश इक्का दुक्का जगहों में और जगह भी संभावना है।
खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज हो गई है। बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर ऑर्डिनेटर की लिस्ट भी जारी हो गई है। साथ ही 5 लोकसभा सीटें के ऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। प्रभु श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन सार्वजनिक अवकाश को लेकर श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति ने एक प्रेस वार्ता की। बता दें कि उत्तरांचल प्रदेश क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की गई। इस अवसर पर महोत्सव समिति के सदस्यों ने कहा कि कितने संघर्षों और बलिदानों के बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। उनके भव्य आयोजन को देखने के लिए सरकार को भी अवकाश घोषित करना चाहिए, ताकि सभी लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण देख सके और अपने घर में हंसी खुशी से दीपावली मना सके। जय श्री राम, जय श्री राम। इसके उत्साह से आपको ये समझ सकते हैं 22 तारीख को जैसे हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में, जहाँ उनका मूल निवास, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वहाँ पर मूल जन्म स्थान पर हो रही है। हम सरकार से सिर्फ इतना निवेदन करते हैं कि 22 तारीख को एक सार्वजनिक अवकाश आप घोषित करें, ताकि सभी लोग हर्ष और उल्लास से, जिस प्रकार से दीपावली से भी बड़ा पर्व बनाने की इसकी हमारी जो कोशिश है, दीपावली से भी बड़ा पर्व मनाने की कोशिश है। कभी कोई भंडारा, कभी कोई आयोजन, कभी कोई सहभोज दीपावली पे हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस बार इतने सहभोज और इतने भंडारे 21 और 22 तारीख में होने जा रहे हैं, जो कभी आज तक एक रिकॉर्ड बनेगा। इसकी वजह से हम चाहते हैं कि इसमें कोई व्यवधान, किसी प्रकार का कोई भी, सभी लोग इसमें बराबर की शिरकत करें, ताकि वो अपने अपने कार्य से विरक्त होके उससे जो है इस कार्य को ठीक से कर पाए। यही हमारी मांग है। और डोईवाला चीनी मिल का पराई सत्र प्रारंभ हुई 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने गन्ने का खरीद मूल्य निर्धारित नहीं किया है, जिसको लेकर गन्ना किसान आक्रोश में नजर आ रही है। बता दें कि गन्ना मूल्य निर्धारित न होने से नाराज किसान आज अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर डोईवाला मिल गेट पर 1 दिवसीय धरने पर बैठे और सरकार से अतिशीघ्र 500 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से गन्ने का मूल्य निर्धारण करने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने जल्द ही गन्ने का मूल्य निर्धारण नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। चावल पैदा करता है, दाल पैदा करता है, केवल गन्ना। ये श्रीमान जी बहुत अच्छी बात आपने कही। आय डबल हम पूछ रहे हैं, वो क्या इनके पास नापने का सूत्र है? कैसे कह रहे हैं किसान की आय डबल? किसान की तो आय 1/4 पर रह गई, और हमारे यहाँ गन्ने का रेट आपके सामने है। तकरीबन 3-4 साल से अब तक रेट नहीं बढ़ा, और हरियाणा हमारा बिल्कुल तकरीबन एक राज्य बीच में है, पड़ोसी राज्य ही माना जाएगा। वहाँ गन्ने का रेट कितना है? हमारे यहाँ की लेबरें जितनी यहाँ गन्ने की छिलाई करती थी, सब अब की बार हरियाणा भाग गई। कारण क्या है? वहाँ रेट तेज दे रहा है। धरने पर बैठने के लिए हमारी मजबूरी है। 1 महीने से ऊपर फैक्ट्री को चलते हुए हो गया है उत्तराखंड में, और किसान गन्ना डाल रहा है फैक्ट्री के अंदर। सरकार की एक भी बात नहीं, सरकार को ये पता नहीं किसान भाइयों को कि हमारा गन्ने का रेट क्या है। तो हमारी लड़ाई सीधे सरकार से है। हमारे जो कर्मचारी भाई हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, उनसे हमारा कोई वो नहीं, वो सब फैक्ट्री को, लेकिन जो सरकार की मंशा है वो अच्छी नहीं है। खबर रुड़की से है, जहां लक्सर कोतवाली पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी की। बता दें कि पुलिस को जानकारी मिले कि रंजीतपुर गांव के पास गन्ने के खेत में कच्ची शराब बनाने का काम चल रहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब को बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। और उत्तराखंड में सरकार की तरफ से दिए जाने वाले रोजगार को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। धामी सरकार का दावा है कि पिछले 22 सालों में दिए गए रोजगार के मुकाबले उनकी सरकार में दिए गए रोजगार सबसे ज्यादा है। सरकार के नेताओं पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि आज बोलने का समय नहीं है, बल्कि करने का समय है। और अगर सरकार ने यह दावा किया है तो सच्चाई भी जल्दी धरातल पर उजागर हो जाएगी, क्योंकि सरकार आंकड़ा बढ़ाने का काम तो कर रही है, लेकिन रोजगार देने का काम नहीं हो पा रहा है।
कि 7 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हुई, होर्डिंग लगे थे, कहाँ है वो 7 लाख रोजगार? हमारे पहाड़ में कहावत है मड्डू फोकेल, मड्डू जानते हैं आप? मिनट्स, मड्डू फोकेल अभी देखेल, मड्डुआ गिरेगा तो अपना आप दिखाई देगा, कहते हैं ना। कुछ दिनों में सारी चीजों की सच्चाई सामने आ जाएगी, कितने रोजगार मिले, कितने पक्के थे, कितने। आज तो यह हाल हो रहा है कि जो सीईओ या कोई भी अधिकारी जब जिसका अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा है उसको भी मुख्यमंत्री अपने हाथ से दे रहे। तो इस तरीके से अगर आंकड़े बढ़ाए जाएंगे तो निश्चित ही किसी भी आंकड़े को छुआ जा सकता है। अंकिता भंडारी केस और महिला सशक्तिकरण को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसका पलटवार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है। अंकिता भंडारी केस न्यायालय में चल रहा है, ऐसे में कांग्रेस अंकिता के परिवार के दुखों का सहारा लेकर राजनीति खेलने का कार्य कर रही है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता कर अंकिता भंडारी के पिता का पत्र मीडिया से मुखातिब किया है, जिसमें रिजॉर्ट के वीआईपी का नाम उजागर था। पत्र में वीआईपी के तौर पर बीजेपी और आरएसएस के वरिष्ठ नेता अजय कुमार का नाम सामने आया, जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा नेता पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, लेकिन भाजपा संगठन इसको कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा बता रही है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा प्रदेश भर में 14, 15, 16 को अंकिता भंडारी न्याय यात्रा निकालने जा रही है। जब कोई दल मुद्दा विहीन हो जाता है तो उन मुद्दों को रहता है जिनका आधार नहीं है। अगर न्यायालय में विषय चल रहा है, आपको कोई बात अपने न्यायालय में रखे, आप सार्वजनिक बातों करके आखिरकार क्या मैसेज है उसको? अब तो मैं कहता हूँ कांग्रेस के उस बिटिया का अपमान करने में उतर आए हैं, उनकी मां बिटिया का अपमान हो रहा है। और देहरादून में WAKS रैन बुकन कराटे की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन शकुन अकादमी में हुआ, जिसमें कई देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें छोटे छोटे बच्चों ने भी कराटे चैंपियन में अपना हुनर दिखाया। प्रतियोगिता में रशिया, भारत, नेपाल, क्रोएशिया की टीम ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रशिया के आए हुए कोच को 7वां डैन ब्लैक बेल्ट दिया गया, तो वहीं मुक्ति पदा सतपति को अंतर्राष्ट्रीय रेफरी की उपाधि दी गई। कार्यक्रम में अतिथि पूर्व फॉरेस्ट चीफ जय राज ने सबको शुभकामनाएं दी। मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं इस संगठन की, जिसने एक इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पे एक कराटे चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करी है। और जैसा कि मुझे बताया भी गया, यहाँ पे रशियन टीम आई है, नेपाल से भी लोग हैं और कई सारी कंट्री के और भी आने थे, पर कदाचित वो नहीं आ पाए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ये एक उपलब्धि है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है। और ख़ास तौर से जो प्रेसिडेंट हैं अमित भट्ट और उनकी जो टीम है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बात के लिए। और मैं ये भी थोड़ा सोचता हूँ कि हमारा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसको भी ऐसे जो इवेंट्स हैं और ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने दम पे सब कर रहे हैं, उनसे हाथ मिलाना चाहिए और उनसे कोऑपरेट करना चाहिए। नेपाल, क्रोएशिया, आपका रशिया, इंडिया, कुछ और कंट्रीज़ थे, पर अनफॉर्चुनेटली उनको वीज़ा में प्रॉब्लम रही, वो नहीं आ पाए हैं। ये हमारा सेकंड इंटरनेशनल इवेंट है और इसमें आप देख रहे हैं मोर देन 500 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से या इंडिया के बाहर की कंट्रीज से। 25 साल से हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में काम कर रही है और उसी का ये मतलब दूसरा इवेंट है इंटरनेशनल। We came here first time only. We liked India very much. We were in Agra, in Delhi, many saint places. Came here. Yesterday we are in Ganga, in Haridwar. We liked very much. The organization is the best. Because we organize also international competitions in Russia and in many countries, but India is very best. और प्रदेश की पहली योग नीति को जल्दी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। आयुष विभाग को 50 से अधिक लोगों को सुझाव मिले हैं। योग को बढ़ावा देने के लिए अच्छे सुझाव को नीति में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जल्दी विभाग की तरफ से योग नीति को लेकर काम शुरू किया जाएगा और उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जो योग को लेकर अपनी नीति तैयार करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड को दुनिया का सबसे अच्छा योग डेस्टिनेशन बनाने के लिए नीति का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए।
आयुष विभाग ने पहली बार योग नीति का प्रस्ताव तैयार किया है। इस नीति के तहत योग और नेचुरोपैथी आध्यात्मिक में बुनियादी ढांचा बनाने के लिए प्रदेश सरकार अधिकतम 50% सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा इस नीति के तहत आयुष, हेल्थ, वेलनेस सेंटर और स्कूलों को योग में बढ़ावा देने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।